हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अनकॉम्प्लिकेट माई सेल्फ गीता। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6th की एनसीईआरटी हिस्ट्री में चैप्टर 11। इससे पहले जो है हम चैप्टर 10 तक जो है डिस्कस कर चुके हैं और वो पूरी वीडियो जो है आपको सोशल साइंस की प्ले लिस्ट में सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी, तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और प्ले लिस्ट तक कैसे पहुँचना है ये पूरा मैंने आपको समझाया हुआ है चैप्टर 9 की वीडियो में। बहुत लोगों को पता होगा, जिन लोगों को पता नहीं है ये उनके लिए है। तो जो 11th चैप्टर है इसमें हम नए साम्राज्य और राज्य, और हाँ एक बात और, अगर आपको चैनल से लगे कि हेल्प मिल रही है, आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट जो है आपको टाइम से मिल सके और आप अपनी तैयारी जो है बेहतर तरीके से कर सकें। और आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ जो है वहाँ पर जो है शेयर कर दी जाती है, तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। नए साम्राज्य और राज्य, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि प्रशस्तियाँ क्या हैं, प्रशस्तियाँ हमें किस बात की जानकारी देती हैं, और हर्षवर्धन के कार्यकाल के बारे में पढ़ेंगे। और दक्षिण भारत के जो महत्वपूर्ण राजवंश थे, जैसे चालुक्य, पल्लव, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वहाँ पे जो है एक नए प्रकार की कैसे सेना का गठन हुआ, दक्षिण भारत के राज्य में सभाएं कैसे होती थी, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लगभग 1700 साल पहले समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिश्चंद्र द्वारा संस्कृत में प्रशस्ति कविता लिखी गई। कब लिखी गई? 1700 साल पहले। किसके द्वारा? हरिश्चंद्र द्वारा। मतलब कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिश्चंद्र। ठीक है, तो उनके द्वारा जो है एक प्रशस्ति कविता लिखी गई। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से जो है ये पता चलता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और ये किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने। देखो ये पूरे जो है टू दी पॉइंट्स में आपका लिखा गया है, टू दी पॉइंट्स में आप एज इट इज़ लर्न करें, जो कि CTET के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे ही पढ़ना है, इसके अंदर कहीं से भी कुछ भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो नहीं, टू दी पॉइंट्स में ये नोट्स हैं, तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, ये पूछा भी गया है, तो वो है हरिश्चंद्र। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो ये किसने कहा है? भारत का नेपोलियन किसने कहा है? विसेंट स्मिथ ने। या किस राजा को जो है, किस सम्राट को नेपोलियन कहा जाता था, तो वो है समुद्रगुप्त। तो इसलिए हर एक लाइन को ध्यान से पढ़िएगा। प्रशस्ति का अर्थ है प्रशंसा करना, जिसमें हरिश्चंद्र ने समुद्रगुप्त को युद्ध को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि बताया है। मतलब कि प्रशस्ति का अर्थ है प्रशंसा करना, जो कि हरिश्चंद्र ने अपने जो हरिश्चंद्र के दरबारी कवि थे, इसलिए उनकी प्रशंसा में समुद्रगुप्त के जो है दरबारी कवि हरिश्चंद्र थे, उन्होंने जो है समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखा है कि ये युद्ध को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि हैं। इसके अलावा जो है प्रशस्तियाँ, पहले थोड़ी कुछ बातें जान लीजिए प्रशस्तियों के बारे में, कि प्रशस्तियाँ जो है राजाओं के सम्मान में हमेशा लिखी जाती थी। प्रशस्ति राजा के दरबारी कवि, लेखक द्वारा जो है ये लिखी जाती थी। प्रशस्तियाँ राजाओं की उपलब्धियाँ और उनकी वंशावली की जो है हमें जानकारी देती हैं। दरबारी कवि जो होते थे वो अनुदान पाने की अनुशंसा में या संरक्षण पाने के लिए जो है वो प्रशस्ति लिखते थे। जो प्रशस्तियाँ होती थी वो सच्चाई क्या है वो नहीं बताती है, जो राजा चाहते थे, मतलब कि ये प्रशंसा में जो है राजा जो चाहते थे वो ये लोग लिखते थे। आमतौर पर जो है ये पत्थरों पर लिखी जाती थी। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि हर प्रशस्ति के अभिलेख हो सकते हैं, किंतु हर अभिलेख जो है एक प्रशस्ति नहीं हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन कई बार पूछ देता है कि अभिलेख जो है प्रशस्ति ही होता है, तो नहीं, हर प्रशस्ति जो है एक अभिलेख हो सकता है, किंतु हर अभिलेख जो है एक प्रशस्ति नहीं हो सकती। तो इसके अलावा जो है इलाहाबाद प्रशस्ति आर्यव्रत के 9 शासकों, दक्षिणापथ के 12 शासकों, असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण संघ के राजाओं और बाह्य इलाकों में कई शासक थे, जिनमें कि शक और कुषाण थे। प्रयागराज जो है, मतलब इलाहाबाद का ये पुराना नाम था, तथा पाटलिपुत्र गुप्त शासन के केंद्र थे। प्रशस्तियाँ शासक की वंशावली के विषय में हमें बताती हैं। प्रशस्तियाँ क्या बताती हैं? शासकों की वंशावली। समुद्रगुप्त की वंशावली में पिता चंद्रगुप्त
गुप्त वंश के प्रथम शासक थे, उनके पिता चंद्रगुप्त और माँ कुमार देवी से उनका जो है विवाह हुआ था। तो ये उनकी वंशावली में जो है प्रशस्तियाँ बताती हैं। तो समुद्रगुप्त की जो वंशावली में पिता चंद्रगुप्त, माँ कुमार देवी इत्यादि हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने महाधिराज की जो है पदवी ली थी और पदवी धारण की थी, तथा पश्चिम भारत का जब सैन्य अभियान शुरू हुआ तो उन्होंने शकों को जो है परास्त किया था। किसको? शकों को। पश्चिम भारत के सैन्य अभियान के दौरान उन्होंने शकों को परास्त किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कालिदास और आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। मतलब कालिदास और आर्यभट्ट किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। इस तरह से आपको पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कालिदास और आर्यभट्ट दोनों ही जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, देखो चंद्रगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ये गुप्त वंश का समय चल रहा है। अब हम पढ़ते हैं हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन के विषय में जानकारी जो है हमें किससे मिलती है? हर्षचरित से। और हर्षचरित से मिलती है जो उनके दरबारी कवि किसने? बाणभट्ट द्वारा संस्कृत में लिखी उनकी एक जीवनी है। तो बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। और हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा। तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये टू दी पॉइंट्स में है। इसी पॉइंट्स में आपके कई क्वेश्चंस बनते हैं, तो उनको आप ध्यान से पढ़िए। मैं तो बस आपको एक बता दे रही हूँ, एक मैं आपके लिए गाइडेंस का काम करूँगी, लेकिन आपको अच्छे से, आपको पूरा नोट्स मिल रहा है रेडी किया हुआ, तो आपको अच्छे से पढ़ना है इसको। हर्षवर्धन ने लगभग 1400 साल पहले शासन किया था। उनकी राजधानी जो थी धानसेर, मतलब जो आज थानसेर जो है हरियाणा में है, थानेसर। तो थानेसर में जो है उन्होंने राज्य किया था 1400 साल पहले। और हेनशांग जो है हर्षवर्धन के दरबार में काफ़ी समय तक रहा था। मतलब हेनशांग जो है एक चीनी यात्री थे और वो हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। उन्हीं को जो है श्वेनशांग भी कहा जाता है। हर्षवर्धन का जो बहनोई था कन्नौज का शासक था, जिसने बंगाल के शासक ने मार दिया था, जिसे बंगाल के शासक ने मार दिया था। तो हर्ष ने कन्नौज पर जो है अधिकार कर लिया और बंगाल पर आक्रमण किया तथा बंगाल तथा मगध को उसने जीत लिया था हर्षवर्धन ने जब नर्मदा नदी को पार कर दक्षिण दक्कन की ओर कदम बढ़ाया तो उसे चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय ने रोक लिया। अब हर्षवर्धन ने जो है बंगाल पर आक्रमण करके बंगाल को अपने हिस्से में कर लिया था, मगध को कर लिया था, लेकिन जब वो दक्षिण भारत की ओर गया तो उसे पुलकेशन द्वितीय का सामना करना पड़ा और उसने जो है रोक लिया। पल्लव, चालुक्य तथा पुलकेशन द्वितीय, इस काल में पल्लव तथा चालुक्य दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश थे। पल्लव जो है, पल्लव राजधानी कांचीपुरम से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक इसका विस्तार था। तो पल्लव का विस्तार कहाँ तक था? राजधानी उसके जो कांचीपुरम से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक। चालुक्य जो है कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच साम्राज्य था। मतलब कि आपसे ये पूछा जाता है कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच किसका राज्य था? तो चालुक्य। और इसकी राजधानी क्या थी? वो है ऐहोल। मतलब कि चालुक्यों की राजधानी क्या थी? ऐहोल। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम। तो ये एक एक चीज़ बहुत ध्यान से देखिए। पुलकेशन द्वितीय प्रमुख चालुक्य एक राजा था जिसके दरबारी कवि कौन थे? रवि कीर्ति। इसके बारे में भी कई क्वेश्चन आया है। रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि थे? पुलकेशन द्वितीय के। और उसके प्रशस्ति में पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में जो है बताया गया है। और पुलकेशन द्वितीय की राजधानी क्या थी? ऐहोल। तो ऐहोल जो है चालुक्यों की भी राजधानी थी और पुलकेशन द्वितीय की भी। राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने अंततः पल्लवों को भी जीत लिया। प्रशासन, अब यहाँ के प्रशासन कैसे? इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण था। तो प्रशासन की प्राथमिक इकाई जो है क्या थी? गांव। महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद जो है अनुवांशिक हो, जैसे कि महादंडनायक मुख्य न्यायिक अधिकारी होता था। कभी कभी जो है एक ही व्यक्ति कई पदों पर जो है कार्य करता था, जैसे हरिसेन जो है महादंडनायक थे, मुख्य न्यायिक अधिकारी थे। कुमारात्य मतलब महत्वपूर्ण मंत्री थे, तथा और एक ये विग्रहिक मतलब युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री, तीनों थे। तो ये जो है अनुवांशिक होते थे। ये पद जो है प्रशासनिक पद अनुवांशिक भी होते थे और साथ ही इनको जो है एक ही व्यक्ति को कई पद भी दिए जाते थे। स्थानीय शासन में प्रमुख व्यक्तियों का जो बोलबाला था, जैसे कि नगर श्रेष्ठी, सार्थवाहक,
पद्मकुलिक और कायस्थ। अब इसके बारे में पढ़ लीजिए कि नगर श्रेष्ठी जैसे प्रमुख जो बैंकर या शहर या का व्यापारी होता था, सार्थवाहक व्यापारियों के काफिले का नेता होता था, और प्रथम कुलिक किसे बोला गया है, मुख्य शिल्पकार को, और कायस्थ जो है लिपिकों के प्रधान इत्यादि को। सेना, सेना कैसे, वहाँ पे सुसंगठित सेना होती थी जिसमें हाथी, घुड़सवार और पैदल सेना रहते थे। तो ये हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सेना जो है उसमें होते थे। सेना नायक का काम क्या था, सेना नायक ये राजा को जो है सैन्य सहायता देता था। सेना नायक का काम होता था राजा को सैन्य सहायता देना। इन्हें नियमित वेतन न देकर ये इन्हें जो है भूमि दी जाती थी जिसमें ये टैक्स वसूलते थे, साथ ही सामंत भी ये कहलाते थे। यहाँ सभाएं कैसे होती थी, तो पल्लव के अभिलेख, मतलब दक्षिण भारत में जो सभाएं थी, पल्लव के अभिलेख में कई सभाओं का वर्णन मिला है पल्लवों के अभिलेख में, जिनमें से एक है ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे कि सभा कहते थे। जहाँ ब्राह्मण भूस्वामी नहीं थे वहाँ नगर ग्राम सभा होती थी, मतलब जहाँ पर ब्राह्मण थे तो वहाँ पे उनकी सभा होती थी, लेकिन जहाँ ब्राह्मण भूस्वामी नहीं थे वहाँ पे ग्राम की सभा होती थी जिसे ऊर कहते थे। तो ऊर किसके लिए प्रयोग किया गया है, ग्राम की सभा के लिए। और जो व्यापारियों का जो संगठन होता था उसे नगरम, नगरम क्या कहलाया है, व्यापारियों का संगठन। प्रायः धनी जो व्यापारी होते थे या भूस्वामी उनके लिए प्रयोग किया गया है। कालिदास ने अपने नाटकों में राज दरबार का चित्रण किया है जिसकी विशेषता है ब्राह्मणों को संस्कृत में परंतु अन्य लोग तथा महिलाओं को प्रकृत में बोलते हुए दर्शाया गया है। कालिदास ने अपने नाटक में जो है राज दरबार का एक चित्रण करते हुए कहा है कि जहाँ ब्राह्मण जो है संस्कृत बोलते थे किंतु जितनी भी लोग और महिलाएं थी वो प्राकृतिक भाषा का जो है बोलती थी। सबसे लोकप्रिय नाटक जो है अभिज्ञान शकुंतलम, दुष्यंत और शकुंतला की जो है इसमें प्रेम कहानी दिखाई गई है। तो फास्यान ने अछूतों की दुर्गति पर लिखा है। फास्यान एक चीनी यात्री थे और ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे और इन्होंने जो है जो उस टाइम पे जो अछूत थे उनकी दुर्गति पर लिखा है। ये लोग प्रायः शहरों के बाहर रहते थे तथा जब बाजार या शहर में आते थे तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के टुकड़े पर जो है चोट जो है करते थे। इसमें कुछ अलग चीज़ें बताई गई हैं, मतलब थोड़ा से इससे अलग जो अरब देश के बारे में बताया गया है उसी टाइम उसी के मतलब कि समान अरब देश के बारे में जो बताया गया है। अरब मरुभूमि मतलब एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था जिसमें भारत तथा यूरोप के बीच समुद्र व्यापार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरब में रहने वाले बेदुइन लोग ऊँटों पर आश्रित थे। वो घूमकर कबीले में रहते थे। बेदुइन लोग जो है किस पर आश्रित थे, ऊँटों पर। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की जो है शुरुआत की थी। इस्लाम में अल्लाह को जो है सर्वोपरि माना गया था और कुरान को एक पवित्र ग्रंथ माना गया था। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले जो है सिंध को जीता था। तो इसमें एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप इन पॉइंट्स को एज इट इज़ ऐसे ही लर्न करें, थोड़ा ध्यान से पढ़ें। और मैं इसके आगे भी आपको एनसीईआरटी के पूरे नोट्स दूंगी, तो आप इसे बस पढ़ते रहिए। मेरी गाइडेंस पूरी है लेकिन पढ़ना आपको है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर इसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर हेल्प मिली हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी तैयारी पूरी करवाई जाएगी। थैंक यू।